हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मैं हूँ शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। कौन सा चैप्टर हम करने वाले हैं। अच्छा, वैसे आप 10th क्लास में हो गए हो और छठी से आप एसएसटी पढ़ने लगे हो। डेमोक्रेसी का तो आपको हल्का फुल्का पता ही होगा क्या होता है ना। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसे हम लोग यानी कि जो उस कंट्री में लोग रह रहे हैं वो खुद चुनते हैं। ठीक है, कि हम इनको वोट देना चाहते हैं या फिर इनको अपना राजा बनाना चाहते हैं, इनको अपना रूलर बनाना चाहते हैं, है ना। तो इस टाइप से तो डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जो लोगों के लिए काम करती है, लोग उसको खुद चुनते हैं। ठीक है, और ऑफ द पीपल यानी कि वो पीपल की, लोगों की ही गवर्नमेंट होती है। अब वैसे आपने पूरे दुनिया में अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट देखे होंगे। जैसे ही कहीं पर देखा होगा कि कोई राजा रूल करता है, जैसे यूरोप में आपने देखा होगा, उसको मोनार्की कहते हैं। आपने कहीं कहीं ऐसा भी देखा होगा कि वहां पर आर्मी रूल कर रही है। ठीक है, जिसे आप डिक्टेटरशिप भी कहते हो, है ना। और भी बहुत सारी, और वन पार्टी गवर्नमेंट भी होती है जहां पर सालों से एक ही पार्टी जो है वो रूल करती है, जैसे कि आपने चाइना में भी देखा होगा। और डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसे लोग खुद पसंद करके चुनते हैं कि ये जो है हमारे देश की सरकार बनाएंगे, है ना। तो ये होता है डेमोक्रेसी। और हमारी इंडिया कौन सी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और ज्यादातर पूरे विश्व में डेमोक्रेसी ही अच्छी मानी जाती है और ज्यादातर पूरे विश्व में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का क्या क्या आउटकम होना चाहिए, आउटकम यानी कि हमें डेमोक्रेसी से क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या वो उन उम्मीदों पे खरी उतर पाई या फिर नहीं उतर पाई, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ईजी सा छोटा सा चैप्टर है, हम जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे और पूरे डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अच्छा, ये जो नोट्स है वो मैंने लिए है इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब आपको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की गवर्नमेंट है, बाय द पीपल यानी कि लोग खुद चुनते हैं, और फॉर द पीपल यानी कि पीपल के लिए ही काम करती है, लोगों के लिए ही काम करती है, लोगों के हित में ही काम करती है। और डिक्टेटरशिप कैसी गवर्नमेंट होती है, ये एक ऐसी तरीके की गवर्नमेंट होती है जिसमें एक इंसान या फिर थोड़े बहुत और इंसान मिलके बहुत ज्यादा पावर में रूल करते हैं और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। वो होती है डिक्टेटरशिप। ठीक है, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम, हमें क्या क्या डेमोक्रेसी से उम्मीदें हैं और हम उन उम्मीदों को कैसे तय करें कि हमें ये उम्मीद है डेमोक्रेसी से। देखो, हमें ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी हमने चुनी है, लोगों ने चुनी है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। एक तो उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी अच्छा मतलब अच्छे से काम करे। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी है, चाहे जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी फैक्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी मार्केट हैं, उन सभी का मतलब बहुत अच्छे से रेगुलेशन हो, सभी को अच्छा काम मिले, है ना। इनइक्वालिटी ना हो, मतलब कि जो ऊपर कास्ट वाले हैं और नीचे कास्ट वाले हैं, जिसे आप अपर लोअर कास्ट कहते हो, उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, सब एक जैसे माने जाए। ठीक है, सोशल डिफरेंस है, लड़की लड़के में फर्क ना किया जाए और वुमेन में फर्क ना किया जाए, मतलब सोशल ग्रुप में जो अलग अलग ग्रुप है उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको एक आजादी मिले और सब जो है रिस्पेक्ट के साथ इस सोसाइटी में रहे, सभी को रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। और ये कुछ माना जाता है कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं तो उसके ये सब नतीजे होने चाहिए। आप देखो, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है और बाकी सारी जो गवर्नमेंट है जैसे राजा वाली या फिर मिलिट्री वाली, वो सारी गवर्नमेंट क्यों इतनी अच्छी नहीं है, डेमोक्रेसी क्यों इतनी अच्छी है। क्योंकि डेमोक्रेसी को एक दर्जा दिया गया है, क्योंकि कि वो सबसे ऊपर वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, वो जो है सभी लोगों में इक्वालिटी है, वो सभी लोगों को एक बराबर मानते हैं कि ये भी एक बराबर है, ये भी एक बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। दूसरा, वो एक इंसान को अपना हक दिलवाने का काम करती है, सभी को एक इज्जत रिस्पेक्ट दिलवाने का काम करती है, सब जो है अपने फैसले ले पाए उसके लिए वो इम्प्रूवमेंट करती है। पहले लोगों से पूछा जाता है, जैसे मान लो कोई अगर बिल पास होता है पार्लियामेंट में, अगर वो बिल हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नारे लगाएंगे कि हम इस बिल के विरुद्ध हैं, और तब गवर्नमेंट जो है दोबारा फैसला लेगी और उस बिल में परिवर्तन लाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को आज़ादी दी जाती है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और दूसरा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दो ग्रुप्स में कोई लड़ाई हो जाती है, तो डेमोक्रेसी उसको सॉल्व करते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो सरकार से कोई गलती भी हो गई है तो उनको भी चांस दिया जाता है कि आप उस गलती को सुधार ले, है ना।
और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक तो लोगों को आंसर देगी कि हमने अगर कोई फैसला लिया है तो क्यों लिया है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब जितने भी वो फैसले लेगी वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। और डेमोक्रेसी जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जितने भी कानून है वो उन सारे कानून को मानेगी और हर 5 साल में उनके रेगुलर इलेक्शन होंगे। अगर लोगों को वो गवर्नमेंट पसंद आएगी तो दोबारा इलेक्ट होगी, और कोई और गवर्नमेंट पसंद आएगी तो कोई और होगी। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब कि वो कानून के हिसाब से चलती है, ठीक है। बात करेंगे पॉलिटिकल आउटकम्स की। पॉलिटिक्स क्या होती है, सारी की सारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है, या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से अच्छा काम करे कि वो पॉलिटिकल आउटकम्स पे खरी उतरे। देखो, जैसे कि हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और लेजिटिमेट होनी चाहिए। अकाउंटेबल मतलब कि जितने भी वो फैसले ले रही है उसके लिए वो लोगों को बताए कि अगर हमने ये फैसला लिया है तो क्यों लिया है। अगर लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी तो अपने आसपास के जितने भी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लोग होंगे, नेता होंगे, लोग उनसे जाके डायरेक्ट पूछ सके कि आपने फैसला क्यों लिया है, और वो मना नहीं कर सकते आपको जवाब देने के लिए। गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोगों की ख्वाहिश को इग्नोर कर दें, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है उसको कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि ये तीनों है डेमोक्रेसी, बट क्या सच में है या फिर नहीं है वो देख लेते हैं। अब क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव है? इफेक्टिव मतलब कि क्या वो जो टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लगाती है या फिर कम टाइम लगाती है किसी भी चीज में। तो आप बाकी सारी गवर्नमेंट को देखो, जैसे अगर कोई राजा रूल करता है किसी कंट्री को, कोई आर्मी रूल करती है किसी कंट्री को, तो वो वाली गवर्नमेंट जो है, चाहे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए पब्लिक का ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता इतना कुछ खास, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों ने ही बनाई है, लोगों ने अपनी पसंद से बनाई है, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी, किसी भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर एक एप्रोप्रिएट टाइम लेगी, पूरे अच्छे से उस डिसीजन पे रिसर्च करेगी। क्या मतलब काफी सारे लोगों से पूछेगी, एक्सपर्ट से पूछेगी हर एक डिपार्टमेंट के, तब जाके वो एक बिल पास करती है, कोई फैसला लेती है, कोई कानून बनाती है। और अगर कोई लोगों को वो बिल फिर भी पसंद नहीं आता है कि ये नहीं पास होना चाहिए, तो खारिज भी हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती है और किसी भी चीज़ पे एग्री होने के लिए टाइम लेती है, ठीक है, डिसाइड करने में टाइम लगाती है। तो इतना सब टाइम लगाने में डिले तो होगा ही, टाइम तो लगे, इतना सारा चीजें करने में, डिसाइड करने में टाइम तो लगेगा ही, और टाइम लगेगा तो डिले भी होगा। लेकिन जो नतीजा निकल के आएगा, जो बिल पास होगा, वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। सो जितना भी टाइम लगाती है डेमोक्रेसी वो बहुत ज्यादा वर्दी होता है लास्ट में जाके। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, एक सिटीजन, कोई भी एक दुनिया मतलब हमारी कंट्री का सिटीजन अगर ये जानना चाहता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला सही तरीके से लिया भी है या नहीं लिया, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो चेक करे गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी को, हर एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को, और वो ये देख सकती है या देख सकता है कि वो जो है काम बहुत सही तरीके से हुआ है। और इस चीज को ट्रांसपेरेंसी का है कि कोई भी हम अगर फैसला लेते हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप सब कुछ चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को आंसरेबल है कि हमने काम क्यों किया। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है लॉ के अंडर काम करेगी, ट्रांसपेरेंट मैटर में काम करेगी, ठीक है। सो कैसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? हम ऐसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, लोगों के ओपिनियन जानती है, उनकी जरूरत पहचानती है, उनकी एक्सपेक्टेशन पहचानती है, वो लोगों के बारे में केयर करती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी के पास ये हक है कि वो अपना लीडर खुद चुन सके और वो अपने लीडर पे कंट्रोल कर सके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन जो है वो डिसीजन मेकिंग के जो डिसीजन मेकिंग का रोल होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो। और डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल है, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी पार्लियामेंट की डॉक्यूमेंट्रीज होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब आपको लाइव दिखाया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्योंकि हर 4-5 साल में आपके इलेक्शंस होते हैं, है ना, मेजॉरिटी पार्टी ही जो है वो जीतती है विदाउट एनी
कोई मतलब दिक्कत है, ठीक है, कोई करप्शन नहीं है इसमें, जो सही होता है वही वाली गवर्नमेंट जीतती है ना। हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कैसे शो करते हैं? देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ये श्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सारे नियमों को ध्यान में रख के हम कोई डिसीजन ले, है ना। सभी को वो अलाउ करती है, सारे सिटीजन को, कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सिटीजन जो है, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे एरियाज है, हर एरिया के एक एक कैंडिडेट बटे हुए हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के, जो पर्टिकुलर पार्टी रूलिंग पार्टी है, ठीक है। अब वो सारे कैंडिडेट जाएंगे जहां पर भी बिल पास होना होगा, यानी कि पार्लियामेंट में, वो उन सारे इलाकों के जब कैंडिडेट्स जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो डिसीजन लिया गया है, कोई भी डिसीजन लिया गया है, तो सभी सिटीजन्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये देख सके कि डिसीजन मेकिंग सही तरीके से हुई भी है या नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोगों को, मतलब कि वो आंसर देती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करप्शन के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, राइट। अब हम डिफरेंस कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब ये थोड़ी स्लो होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्विक होती है। ये स्लो होती है, ये फास्ट होती है, मतलब डिसीजन मेकिंग स्लो एंड फास्ट को बता रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, यहाँ पर कोई भी फिक्स प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनको केयर है पब्लिक ओपिनियन की, नीड की, एक्सपेक्टेशन की, और वो थोड़ा नेगोशिएट करने को तैयार होती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स या फिर आदेश जारी कर दिया वो कर ही दिया, ठीक है, लोगों का कोई उसमें रोल नहीं होता। इकोनॉमिक आउटकम, ये तो हमने सारे पढ़ लिए। पॉलिटिकल आउटकम क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, कि वो लेजिटिमेट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और अकाउंटेबल होती है। ये पॉलिटिकल आउटकम है कि डेमोक्रेसी को इन तीनों पॉलिटिकल आउटकम को पूरा करना चाहिए, और वो करती भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक आउटकम, ठीक है। इकोनॉमिक आउटकम का क्या मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब ऐसा सिस्टम जो लोगों को काम देती है, फैक्ट्रीज में, शॉप्स में, इंडस्ट्रीज में, और वहां पर वो लोग काम करके पैसे कमा सकते हैं और अपना गुजारा या फिर लाइवलीहुड चला सकते हैं। ये होती है इकोनॉमी, या फिर कोई अपना खुद का बिजनेस एंड सर्विस भी कर सकता है। तो इकोनॉमिक आउटकम क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मार्केट ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, गरीबी कम हो रही है, इनइक्वालिटी जो है लोगों के बीच में, जैसे रेशियल इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी है, रीजनल इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी, वो सारी की सारी जो है वो कम हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये कुछ इकोनॉमिक आउटकम है डेमोक्रेसी के। अब हम देखते हैं क्या डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक आउटकम के ऊपर खरी उतरती है या फिर नहीं होती है। अब हम अपने देश में इकोनॉमी को कैसे नाप सकते हैं? एक तो हमारे देश की पॉपुलेशन कितना है, कुछ फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी को नापने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए। एक तो पॉपुलेशन कितनी है, साइज कितना है हमारे देश का, नेचुरल रिसोर्स कितने हैं, हमारे देश की दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे है, ग्लोबल में कैसी सिचुएशन चल रही है, ज्योग्राफिक पोजीशन की, हमारी जो देश है वो ग्लोब के कहाँ पर, किस जगह पर स्थित है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है गवर्नमेंट की। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, यानी कि इकोनॉमी में मतलब ऐसा सिस्टम जो कि सभी को काम प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक वो होती है, ठीक है। इकोनॉमी की अगर बढ़ोतरी करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है, तो देश की बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि पॉपुलेशन का साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, मतलब कंट्री कौन कौन सी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं। हाउएवर, लेकिन हमने ये देखा है कि जिस देश में डिक्टेटरशिप है, आर्मी रूल है या फिर मोनार्की है, और जिस देश में डेमोक्रेसी है, दोनों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ इतना खास असर है नहीं। हालांकि उल्टा होना चाहिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनकी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा बूस्ट करनी चाहिए, है ना, और जो डिक्टेटरशिप वाले उनकी इकोनॉमी तो नीचे ही जाती है ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, कुछ खास फर्क दिख ही नहीं रहा दोनों टाइप की गवर्नमेंट में, है ना, इन दी आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक आउटकम्स, ठीक है। तो हमें वैसे उम्मीद तो होती है कि अगर हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अब जहां पर जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप देखोगे कि जो बहुत ज्यादा रिच हैं वो तो और रिच हुए जा रहे हैं, और जो सोसाइटी के बॉटम में है, ठीक है, मतलब जो बहुत गरीब है
वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं ना, जो उनकी लाइफ की बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, वो भी इतने अच्छे से उनको मिल नहीं पाते। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन सब चीजों पे, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो पोवर्टी हो गई, गरीबी है, उसके ऊपर क्वेश्चन एड्रेस करती है। ठीक है, कि गरीबी क्यों है, और बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, वेलफेयर स्कीम, ताकि गरीबी हट जाए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम तो बनाती ही बनाती है, आपने बहुत सारी स्कीम देखे भी होंगे, है ना, जैसे कि राशन कार्ड बनवाती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है ना, ताकि गरीबी जो है वो टैकल हो सके, ज्यादा उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, और भी गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है ताकि एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, और लाडली योजना होती है, बेटी पढ़ाओ वाली योजना है ना, बहुत सारी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम, ताकि गरीबी को हटाया जा सके, मनरेगा है, और भी बहुत सारी है ना। और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल है, गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्कीम बनाने के साथ साथ जो सोशली और इकोनॉमिकली, मतलब जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है और जिन लोगों को माइनॉरिटी समझा जाता है, द सो कॉल्ड माइनॉरिटी समझा जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी रखती है कि जॉब के अंदर कोई इलेक्शन हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन लोगों को पहली प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसे रिजर्वेशन और क्वार्टर्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, सो चार ऐसे तरीके जिसमें डेमोक्रेसी जो है वो इनइक्वालिटी को और पॉवर्टी को कम कर पाई है। अब वो ऐसे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक तो सभी को वो इक्वल वोटिंग राइट देती है, हर सिटीजन को। ठीक है, कि तो सभी के सभी वोट देंगे, है ना, कोई लोअर और कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर कोई सुपीरियर नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर, एक तो ये सभी को सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, यहाँ पर कोई रिच एंड पुअर कोई नहीं होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है सारे सोसाइटी के सेक्शंस को। और दूसरा, सभी सिटीजन को ये राइट है कि वो किसी भी, चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई लोअर मिडिल है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिच है, किसी को भी इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर या फिर सोशल कास्टिज्म एंड रिलीजन के ऊपर लेकर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर अत्याचार फेस करने को ना मिले। अब ये हमने इकोनॉमिक पढ़ लिया आउटकम्स की, डेमोक्रेसी को पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, और पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी, यही दो बेसिक आउटकम्स हैं। और दूसरा इसमें तो यही बताया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी एक आउटकम है। ये इन तीनों आउटकम्स के ऊपर खरा उतरना होता है। लेकिन हमने ये देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी डिक्टेटरशिप और अगर हम डेमोक्रेसी को देखें, लेकिन इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को टैकल करने में गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन अगर हम अभी के सिनेरियो में बात करें 23-24 वाले में, तो गवर्नमेंट ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला सेक्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी काफी सारी हो रही है। मोस्टली हर जगह जो पिछड़े हुए इलाके हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज, एमएनसीज आ रही हैं, G20 हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है ना, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। और साथ ही साथ इतने सारे लोगों से, बाहर के देशों से हमारे काफी अच्छे रिलेशंस भी बनने लग रहे हैं। ठीक है, इतना सारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया का काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। हर जगह मेट्रोज वगैरह आ रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे भारत भी कितनी एक्सप्रेस, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस भी कितनी ज्यादा चल रही है, और भी नई नई बन रही हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि टनल्स वगैरह बन रहे हैं, कैनाल्स वगैरह बन रहे हैं, डैम्स वगैरह हैं। ठीक है, और रोड सिस्टम भी काफी अच्छा हो रहा है, हाईवेज भी काफी अच्छे बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो रही है, और जिनको अच्छे से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही उनको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स भी दी जा रही है। तो आजकल के टाइम में बहुत अच्छा हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमें काफी देखने को मिला है। और स्पेशली इंडिया के केस में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि हमारी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के उसमें आई है, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिली है। जरूरी नहीं है कि आप यही सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखो, बट आज के जो न्यू पॉइंट्स है, करंट ट्रेंड्स है, उनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ द सोशल आउटकम्स। अब आउटकम सोशल वाले कौन से होते हैं? इकोनॉमिक के पढ़ लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी होती है, उसके पढ़ लिया हमने। पॉलिटिकल आउटकम पढ़ लिए कि लेजिटिमेट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अकाउंटेबल होती है। अब सोशल कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सोशल आउटकम कौन से होते हैं डेमोक्रेसी के, कि जैसे इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है, तो सभी इंसानों को डिग्निटी मिले, फ्रीडम मिले, रिस्पेक्ट मिले, है ना।
तो डेमोक्रेसी जो है इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ अकोमोडेट करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है, सभी के साथ मिलजुल के रहती है, ठीक है, सभी को स्पेस प्रोवाइड करती है, और जो भी अगर मुद्दे होते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करती है, इससे पहले कोई दंगा फसाद हो जाए या फिर वायलेंस हो जाए, ठीक है। कोई भी सोसाइटी जो है वो ऐसी फुल्ली और परमानेंट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सब ओके रहें, कुछ ना कुछ होता रहता है, बट फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है सोशल डिफरेंस, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब कैसे डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी के साथ स्पेस बनाती है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करती है, वो देख लेते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है अलग अलग सोशल क्लासेस के बीच में कंपटीशन करवाती है कि अगर कोई पुअर है तो मिडिल क्लास बने, मिडिल क्लास है तो रिच क्लास बने, ऐसे से कंपटीशन प्रोवाइड करती रहती है ना। डेमोक्रेसी के पास एक मैकेनिज्म होता है नेगोशिएशन का, जैसे कि आपने देखा था किसान आंदोलन चला था, वो बिल किसानों को पसंद नहीं आया था, तो फिर डेमोक्रेसी ने नेगोशिएट किया है ना। तो कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट सूटेड है इसको रिजॉल्व करने के लिए। अब डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को डिग्निटी भी, फ्रीडम भी, सब कुछ प्रोवाइड करती है ना। डेमोक्रेसी बहुत सुपीरियर है बाकी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, सभी को रिस्पेक्ट और फ्रीडम प्रोवाइड करती है, हर एक इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है कि उससे सबसे रिस्पेक्ट मिले। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है तो इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज अमंग इंडिविजुअल, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अगर किसी इंसान को लगता है कि उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना। डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये सभी को इक्वल मानती है, सभी को एक हक प्रोवाइड करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है, एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, और इसलिए सबसे ज्यादा जानी जाती है पूरे विश्व में। डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, वुमेन के लिए हमेशा से इतना अच्छा दर्जा नहीं था सोसाइटी में, वुमेन ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं स्पेशली इन दी 20th सेंचुरी, और जैसे 21 सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में भी और 19th सेंचुरी में वुमेन ने इतने सारे स्ट्रगल्स किए हैं कि आज वुमेन को थोड़ा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लग गया है। वुमेन को हर जगह पर, हर एरिया में प्रोत्साहन किया जाता है कि हमें हर जगह पे जाना चाहिए, हर चीज को हैंडल करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ जेंडर गैप कि ये जो काम है वो सिर्फ मेल करेंगे, ये जो काम है वो फीमेल करेंगी, एवरी जेंडर कैन डू, ठीक है। बट वुमेन आर नॉट ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वुमेन को अभी भी जरूरी नहीं है कि सभी जगह रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, लेकिन वुमेन अगर स्ट्रगल करती है तो फिर भी थोड़े टाइम में वो सब चीजें मान्य हो जाती हैं, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, द सो कॉल्ड माइनॉरिटी ग्रुप या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप, उनके लिए भी डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, इक्वल स्टेटस लेके आती है, डिस्क्रिमिनेशन से दूर करती है, ठीक है। उनके लिए बहुत सारे फाउंडेशंस बनाए गए हैं, लीगल फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स लिखे हुए हैं, और हर जगह उनको प्रमोट करती है कि रिजर्वेशन देती है कि आपको हर जगह पे कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको इसका एक एक चीज समझ में आई होगी, छोटा सा ही चैप्टर था, फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।